नमस्कार सभी को। नमस्कार तो जोर से बोलेंगे हम यार, क्या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो छोटी सी एक कहानी है पर ज़रूरी ऐसा लगता है कि हमें अपने बारे में बताती है, हमारे इतिहास के बारे में बताती है। एक ऐसी कहानी पर कहानी सुनाऊं उससे पहले मेरी एक आदत है, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाऊंगा जो मैंने लिखी, जो कोई और थॉट दे जाए शायद। सबसे पहली कविता हमने कौन सी पढ़ी बचपन में? सबने एक ही पढ़ी होगी, मैं कह रहा हूं कौन सी पढ़ी बताइए। फर्स्ट पोएट्री जो हमने सीखी वो कौन सी सीखी? पहली, सबसे पहली, जोर से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। विकी आहूजा सर, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था सर का कल। चलिए एक बार मेरे साथ करेंगे सब, ये वाली पोएट्री करें हम। मेरे लिए क्या जरूरी है कि कहानी सुनने से पहले वो बच्चा बाहर आना चाहिए। आपके अंदर है छोटा सा एक, यहाँ पे वो निकलेगा ऐसे, वरना वो निकलता नहीं है। तो करें एक बार। कौन सी थी सबसे पहली कविता? एक एक करके सबको मालूम है, रिदम भी मालूम है, एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ पानी, पानी में डालो तो तर जाएगी। बहुत ही बढ़िया। मैंने क्या ये कॉन्सेप्ट बदल दिया। पिछली बार मैंने वो कछुआ खरगोश का कॉन्सेप्ट बदल दिया था, अगर आप लोग थे कोई तो आपको याद होगा। लास्ट टाइम मैंने वो बदल दिया था। इस बार मैंने कॉन्सेप्ट फिर बदल दिया कि मछली जल की रानी नहीं है और जीवन उसका पानी नहीं है। मछली जल की रानी नहीं है और जीवन उसका पानी नहीं है। हाथ लगाओ तो डरती नहीं, हाथ लगाओ तो डरती नहीं, बाहर निकालो तो मरती नहीं, अरे छेड़ दो तो चिल्लाती है, छेड़ दो जरा तो चिल्लाती है। क्यों? क्योंकि मछली तो चिप्स का पैकेट चाट रही है, वो दूध की थैली काट रही है। मछली वो चिप्स का पैकेट चाट रही है, दूध की थैली काट रही है, अरे स्ट्रॉ से पानी पी रही है, बोतल के घर में जी रही है। स्ट्रॉ से पानी पी रही है, बोतल के घर में जी रही है। मछली की बदल गई कहानी है, मछली हो गई अब सयानी है। मछली की बदल गई कहानी है, मछली हो गई सयानी है। उसे पता है, उसे पता है कि मछली जल की रानी नहीं है, क्योंकि अब पॉलीथीन जल की रानी है और मछली को जान बचानी है। अब पॉलीथीन जल की रानी है और मछली को जान बचानी है। तो मछली हो गई सयानी है और बदली उसने कहानी है। तो ये मेरा वार्म अप था आपके लिए, क्योंकि हम कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहानी तो देखिए किसकी है, दो किरदार हैं, लेकिन कहानी किसकी है ये आप तय करेंगे जब हम कहानी के आखिर में पहुंचेंगे। मैं ये कहानी किरदार बन के नहीं, सिर्फ सूत्रधार बन के सुना रहा हूं। किरदार बनना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी किरदार का फील देने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक मुझे बता दीजिए कि वो किरदार का जो, अगर हम कुछ इमेजिन करें तो कौन से म्यूजिक से करें। कुछ है तो वही जो, जिसमें कहीं ना कहीं कोई तार जो है वो बज रहा है। रबाब कश्मीर का जो आप बताओ। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बैकग्राउंड में छोड़ सकते हैं थोड़ा सा मेरे लिए, मेरा कहानी सुनाना आसान हो जाएगा। बहुत लिमिटेड वॉइस पे, बहुत ज्यादा नहीं। तो कहानी जो है वो मतलब म्यूजिक बता रहा है। हमने इसे अलग तरह से सुना है। हमने वो यारी है ईमान मेरा सुना है ना आप सबने। तो उसका जो स्टार्टिंग म्यूजिक है टंग 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 टंग, वो सेम रबाब है, क्योंकि हम एक पठान की एंट्री देख रहे थे जो प्राण साहब ने प्ले किया था। हमें क्या फिल्मों ने बहुत कुछ दिया है, तो मेरे वो रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिल्में रहेंगी। एक और पठान को आपने फिल्मों में देखा था जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने प्ले किया था। फिल्म कौन सी थी, किसी को याद है? जोर से यार। खुदा गवाह, जिसमें वो तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। कल सर की कहानी में एक बड़ा कमाल की लाइन थी, विकी सर की कहानी में, कि ये कौन से बंजर इलाके दे दिए हमें, वो सिंध बलूचिस्तान जहां पर वो सलवारों जैसे पजामे पहनते हैं। वो जो कौम है जो उस तरफ है, उस कहानी का हिस्सा जो है वो पठान एक रेफरेंस पॉइंट है
कि वो पठान जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो हमारी कहानी का जो मेरे हिसाब से सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक पठान है, एक पठान सुल्तान। ये कहानी है। मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा, वहां पर है एक जगह जिसे कहते हैं, मतलब जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो है मांडू। सबने सुना है इसके बारे में? तो कहानी भी आपको पता ही है तकरीबन। अगर आप मांडू तक पहुंचे हैं तो कहानी तक पहुंचे हुए हैं, अगर नहीं पहुंचे हैं तो मैं ले जाऊंगा। सोचिए कि एक ऐसी ट्रैवल ब्लॉगर जो गई मांडू की उन जगहों पर जहां पर बनी हैं 2 समाधियां, मकबरे, जिसे आशिकी के नाम या प्यार के नाम याद रखा जाता है। उन मकबरों की दीवारों पर, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये प्यार के मकबरे हैं, तो उस पर उन्होंने अपने अपने प्यार के नाम भी लिखे कि मकबरे से हमें कुछ ऐसे इंस्पिरेशन मिल जाए, और दीवारों पे वो दिल बने हैं ताकि मोहब्बत के मकबरे हमारे भी हो। मुझे नहीं पता कि वहां क्यों लिखे हैं, पर लोगों ने लिखे। तो इस ट्रैवल ब्लॉगर ने जब इसको शूट किया, जब उसको देखा, जब दीवारों पर हाथ लगाया, तो उसने महसूस किया कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है यार, इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसको छूते ही एक इमोशन से हमें ले जाता है। तो उसने पता किया, जाना कि आखिर क्या था इसका इतिहास, कौन था वो पठान जो बाकियों से अलग था। पठान का नाम था बाज बहादुर। नाम जोर से एक बार मेरे साथ, क्या नाम था? मैं कहानी कम सुनाता हूं, क्लास ज्यादा चलाता हूं कहानी की, तो आई वॉन्ट एवरीवन टू गेट इन्वॉल्व। तो बाज बहादुर जो थे, वो नाम जितने बहादुर तो थे, लेकिन एक सॉफ्ट पठान थे। दिलेरी थी, हिम्मत थी, लेकिन खूबसूरती, रंग, म्यूजिक उन्हें अच्छा लगता था। इतना कमाल का रबाब जो आप सुन रहे हैं, वो रबाब इतना कमाल बजाते थे कि उस वक्त दिल्ली सल्तनत में बैठे अकबर को लगता था कि बाज बहादुर को तानसेन के साथ बजाना चाहिए। वो चाहते थे कि आए, लेकिन बाज बहादुर अपनी एक इंडिपेंडेंट सल्तनत चला रहे थे। वो वहां के राजा थे, वो अकबर के अधीन नहीं थे, वो पठान सुल्तान थे। तो उनको था कि मैं भी राजा और तुम भी राजा, तो फिर मैं वहां आके थोड़ी बजाऊंगा। तुम आओ, सुनना है तो बेशक आओ और यहां सुनो। बहरहाल बाज बहादुर के जितने भी साथी सरदार, जिनको उस वक्त सरदार कहा जाता था, जो पंचायत की तरह अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट होल्ड किया करते थे, उन सबको तकलीफ थी कि यार तुम इतना ज्यादा सॉफ्ट मत हो, एक मजबूत राजा बनो। शिकार पे जाते हो तो हिरणों की आंख देखने लग जाते हो कि क्या सुंदर आंखें हैं इसकी, अरे उसको मारना है। वो बोलते थे कि यार मारना क्यों है, खूबसूरत चीज है, रहने दो। बोले फिर हमारा काम क्या है, हम शिकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, शिकार क्यों करना है, जोश बना रहे तो म्यूजिक सुनो, मतलब जो मैं बजा रहा हूं उससे भी जोश आता है। वो हमेशा इस बात पर थे कि किसी को मारो तब जब आपको खतरा, जब नहीं है तो फिर क्यों मारना। एक दिन यूं ही किसी जंगल में जाकर शिकार के लिए कुछ तलाश कर रहे थे, ये मान लीजिए, लेकिन शिकार करना नहीं था। इरादा था सिर्फ अपनी ही सल्तनत की उन जगहों पे जाने का जो काफी दूर है। तो सरंगपुर करके एक इलाका था जो काफी दूर था, वहां वो जंगलों में घूम रहे थे और उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी आवाज सुनाई दी। किसान की बेटी एक गाना गुनगुना रही थी। उन्होंने सुना, घोड़े से उतरे और उसके पास गए और पूछा कि कौन हो। तो बोली रूपमती। बोली तुम कौन? बोली मैं सुल्तान का, मतलब वो बोले मैं सुल्तान का सिपा सलार हूं। उसको बताया नहीं कि मैं सुल्तान हूं। फिर कभी कभी आते, उससे मिलते और कहते तुम गाना बहुत अच्छा गाते। उसे अपना रबाब सुनाते, वो रबाब सुनती और उन्हें लगता कि तुम रबाब बहुत अच्छा बजाते हो। बोले तुम तो सिपा सलार हो, सैनिक हो, आखिर कैसे ये दोनों चीजें कर पाते हो? बोले मेरा राजा जो है सुल्तान, वो मुझे मौका देता है। कोई बात नहीं, थोड़ा संगीत बजा लो। इस बात से उसे लगा कि चलो ठीक है। दोनों का मिलना जुलना यूं चलता रहा।
और एक दिन ऐसा आया कि पीछे वहां सल्तनत में सुल्तान ने अपने दरबार लगाना बंद कर दिया, सेना के साथ बैठना बंद कर दिया, जिस चीज से बहुत लोगों को एक परेशानी होने लगी कि ऐसे तो एक दिन अकबर आएगा और यहां पर अपना कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो जंग जारी थी। ये बात हो रही है 1556 की। तब एक बार अकबर ने कोशिश की, उसकी सेना वहां पर गई, युद्ध हुआ, लेकिन बाज बहादुर अपनी बहादुरी के दम पे बचा लाए। जब वहां जाकर अकबर को बताया कि बाज बहादुर को बस मारते मारते ही बच गए, तो अकबर इस बात पे नाराज थे कि बाज बहादुर को मारना वैसे भी नहीं था, हमें मालवा में जाना है, मांडू पे जाना है, लेकिन बाज बहादुर को मारना नहीं है, क्योंकि वो तो इतना कमाल का म्यूजिशियन है, उसे क्यों मारना। कोशिशें फिर भी हो रही थी। जितने साथी सिपह सलार, वो सरदार जो अपना अपना सूबा संभाल रहे थे, सब कह रहे थे कि ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको आके बैठना पड़ेगा, लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आप हैं कि कहीं चले जाते हैं। तब उन्होंने बताया कि भाई देखो, मुझे एक लड़की पसंद है, पर मैं बोलूंगा कि वो ऐसी जगह से है, किसान की लड़की है, तो लोग मानेंगे नहीं कि मैं उसके साथ में निकाह कर रहा हूं। तो उनके जो सिपह सलार थे, सबसे पहले वाले बलबीर, उन्होंने कहा अब तो करो, करके शुरुआत करो फिर से, लेकिन इस चीज से निकलो। कब तक आप वहां जाते रहोगे, मिलते रहोगे, आते रहोगे। आखिरकार उन्होंने रूपमती को बताया कि देखो रूपमती, मैं हूं सुल्तान। रूपमती भी डर गई। उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं नहीं कर सकती, ये बात तो बिल्कुल नहीं होगी। तुम कहां, मैं कहां? बोले नहीं, तुम और मैं बराबर हैं, एक जैसे हैं। बोले नहीं, हम एक जैसे नहीं, हम अलग हैं, हम बहुत अलग हैं। उन्होंने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की। उन्होंने कई कारण दिए कि मैं क्यों नहीं आ सकती। पहला कारण था नर्मदा। बोली मैं नर्मदा के किनारे बड़ी हुई, इसी नदी को मैंने मां माना, इसी के जल को देखकर मैंने हर बार पूजा की, अर्चना की। इसी का जल पीकर जब मैं दिन की शुरुआत करती हूं तो मेरा दिन होता है, इसके बिना तो मैं रहूंगी नहीं। और ये इतना दूर, सारंगपुर, नर्मदा और वो मांडू, वहां कैसे होगा? नर्मदा देखे बिना कैसे होगा? बाज बहादुर बहादुर तो थे, लेकिन थे कैसे? दिल के रईस, दिल के सुल्तान, इमोशंस थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे आने से पहले नर्मदा को हम मांडू लाएंगे। इस बात पर भी लोग नाराज हुए, पर उन्होंने कहा नहीं, इतना तो मेरा साथ दीजिए। नर्मदा पर एक एनीकट बनाया गया, एक नहर निकालने की तैयारी की गई, और उसके लिए एक एनीकट बनाया गया कि पानी कहां रुकेगा, उसे रीवा कुंड कहा गया, जहां पर पानी रुके। पर सवाल यह है कि पानी तक तो पहुंचाया जा सकता है रूपमती को, लेकिन एक शर्त यह भी थी कि वो रोज सुबह उठ के पानी देखे। रोज सुबह उठ के पानी देखे तो उसके लिए तो उसको वहां जाना पड़ेगा, महल तो दूर है। आपको बता दूं कि मांडू के उस दौर को, उस शहर को, पानी का एक बड़ा जबरदस्त हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था वहां पे, बारिश के पानी को रोकने के लिए। तो वहां एक ऐसा महल है जिसे जहाज महल भी कहते हैं, जहां दोनों तरफ पानी है, उसके बाद बीच में पानी का ये महल बनाया गया, जहाज महल पे। इसीलिए इसे वाटर लव स्टोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब बात थी कि वो देखे कैसे, तो उसके लिए एक रानी रूपमती महल बनाया गया 3,500 फीट की ऊंचाई पर, जहां से जब भी रानी रूपमती खड़ी होंगी तो वो नर्मदा को देख पाएंगी। रोज सुबह उनकी वो पूजा अर्चना का जो समय है वो होगा, वो उसे देखेंगी। पानी रीवा कुंड में भी होगा, यानी कि पानी उन तक पहुंचेगा जरूर। रानी रूपमती मान गई। बड़े धूमधाम से पूरे सूबे ने, सारे लोगों ने मिलकर वो निकाह करवाया। निकाह हुआ। रानी रूपमती गाती अच्छा थी, लिखती भी अच्छा थी। बताते हैं कि उन्होंने 26 कविताएं लिखी थी जो किसी किताब में पब्लिश हुई हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता था? राजा गानों पर म्यूजिक बना सकते थे, रबाब बजा सकते थे, रानी गाने लिख सकती थी। तो इन दोनों की जिंदगानी में गाने ही थे जो इनको जोड़ रहे थे। लेकिन इनके गानों की वजह से, इनके संगीत की रुचि की वजह से पीछे सारा का सारा सल्तनत बिखर रहा था। सब सूबे के सरदारों को लग रहा था कि ऐसे तो हम डूब जाएंगे।
रानी रूपमती ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद तलवारबाजी भी सीखूंगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं मैदान जंग में भी जाऊंगी। और उन्होंने सीखी। बाज बहादुर के साथ रहकर वही बहादुरी से कैसे लड़ा जाता है, उन्होंने इस बात को भी सीखा। वो तैयार थी हर ऐसी मुश्किल के लिए। अकबर तैयार था हमला करने के लिए। अकबर ने भेजा आदम खान को। आदम खान को कहा कि मुझे बस सल्तनत चाहिए और कुछ नहीं, सल्तनत चाहिए। ग्वालियर के रास्ते में मेरा इरोड़ा अटका है, इसको हटाओ और मुझे आगे बढ़ने दो। आदम खान अपनी सेना लेके पहुंचा। सबने मना किया कि हम नहीं कर सकते ये युद्ध, क्योंकि इस बार जो सेना आ रही है वो दल बड़ा है। लेकिन रानी रूपमती ने कहा कि हम हार तो नहीं मानेंगे, हमें लड़ना है। युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। बाज बहादुर के पास में कोई चारा नहीं था, उन्हें अपनी सल्तनत छोड़नी पड़ी और रानी रूपमती उसी महल में मौजूद थी। बाज बहादुर ने वादा किया था कि तुम 3 दिन तक मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौट आऊंगा। बाज बहादुर को पता था कि बाकी सूबों से फौज इकट्ठी करके वो आखिरकार पहुंच जाएंगे और हमला करेंगे और सबको वापस ले लेंगे। आदम खान को पता था कि यह मौका है। रानी रूपमती का रूप इतना सुंदर था कि आदम खान को रुकना नहीं था। उसने रानी रूपमती को 1 दिन का मौका दिया और कहा कि बस अगले दिन हमारा निकाह होगा, ये तुम मान लेना। ये वो दौर था जब सबसे ज्यादा किसी चीज की इंपॉर्टेंस थी या वैल्यू थी तो वो थी जुबान, जो हमने किसी को दे दी। जैसे रानी रूपमती ने जुबान दे दी या राजा ने जुबान दे दी बाज बहादुर ने कि 3 दिन इंतजार करना। तो रानी रूपमती भी 3 दिन मांग के कि 3 दिन मैं और इंतजार करूंगी, उसके बाद आदम खान फिर हम देखेंगे क्या होगा। लेकिन 3 दिन तक ना तुम मेरे जीवन में आओगे ना मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगी, इसके बारे में ना सोचो, 3 दिन रुक जाओ। आदम खान ने भी वो 3 दिन रुकने का फैसला किया। वहां अकबर को बताया गया कि यहां रानी रूपमती जो है उस पर आदम खान अपना हक जता रहा है, जो गलत है। अकबर ने कहा मैंने ऐसा आदेश दिया नहीं है, तो एक टुकड़ी और भेजी कि तुम जाओ आदम खान की सेना को खत्म करो और रानी रूपमती को आजाद करवाओ, मुझे सल्तनत चाहिए। ये वो 3 दिन का वक्त था। रानी रूपमती इंतजार कर रही थी, बाज बहादुर घायल थे, सेना इकट्ठी कर रहे थे। सेना इकट्ठी करी, युद्ध किया, पहुंचे, लड़ाई हुई। तीसरा ही दिन था। आदम खान और बाज बहादुर तकरीबन एक ही वक्त पर रानी रूपमती के महल में पहुंच गए थे अपना हक जमाने के लिए। लेकिन वो आखिरी ही दिन था, क्योंकि रानी रूपमती ने उम्मीद छोड़ दी थी बाज बहादुर के आने की। रानी रूपमती ने वही हीरा जो उनकी अंगूठी में लगा था उसे चाट लिया और रानी रूपमती इस दुनिया से चली गई। बाज बहादुर पकड़े गए, उन्हें कैद कर लिया गया और अकबर के पास पहुंचा दिया गया। अकबर ने जब उनसे पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि मैं बस वहां जाना चाहता हूं जहां रानी रूपमती की समाधि, जो मकबरा जो मैंने आपको बताया था शुरू में, वो बनाया गया है। काफी सालों बाद उन्हें उनकी कैद से रिहा किया गया। बाज बहादुर वहीं गए और कहते हैं कि बाज बहादुर ने उसी मकबरे पर दम तोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि बस रूपमती के बिना और कुछ नहीं। रानी रूपमती कई चीजों के लिए जानी जाती हैं, बलिदान तो एक है ही। उन्होंने सल्तनत को चलाने में भी कई जगहों पर अपना योगदान दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। बाज बहादुर जो थे वो अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते थे, अपनी नेक दिली के लिए भी जाने जाते थे और उस इमोशन के लिए भी जाने जाते थे जो कि एक इटर्नल इमोशन है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम जो नर्मदा का रास्ता मोड़ सकता है, प्रेम जो अकबर की सीना का जो कलेजा है उसे तोड़ सकता है, वो प्रेम जो रूपमती को हिम्मत देता है एक कदम आगे जाने की, और वही प्रेम जो रूपमती को कहता है कि उसे अब क्या करना है, उसका कदम उठाने की। तो ये है एक वाटर लव स्टोरी। कहते हैं कि मांडू ने उस वक्त जितना पानी देखा उसके बाद इतिहास में कभी नहीं देखा। अब जब भी मांडू में गर्मी आती है तो पानी की परेशानी सबसे पहले आती है। पता नहीं क्यों, पर वहां वो पानी रह नहीं पाता, वो पानी होता नहीं। तो ये कहानी का जो असर है वो क्या वहाँ की दीवारों में है, क्या वहाँ की मिट्टी में है, ये कहना मुश्किल है।
लेकिन ये जरूर पता है कि कहानियों का असर तो होता है। आज भी वहां के जो लोक गायक हैं वो रानी रूपमती के लिखी हुई कविताओं को गा गा कर दुनिया को सुनाते हैं। बाज बहादुर और रानी रूपमती के इस किस्से को दुनिया तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं कि इतिहास की दीवारों में जो कहानियों के मकबरे बन गए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें दुनिया तक पहुंचाया जाए, ताकि वो सिर्फ कहानियों के मकबरे ना हो, कहानियां आगे तक चलती रहे। तो मैंने 2 दिन पहले जब यहाँ पर शुरुआत की थी तब मैंने एक लाइन कही थी कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी, पर कहानियां खत्म नहीं होती। कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनियां कहां डरा करती हैं, किरदार रहें या ना रहें, कहानियां कहां मरा करती हैं। तो कहानियां नहीं मरती हैं। मैं हूं कहानी वाला रजत। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, जहां भी मिलेंगे अभी हम वापस। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।